नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक विद परफेक्शन पे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, जो हमने पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, आज हम उसको एक बार रिकॉल करेंगे और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जो मैं उसमें रिकॉल सेशन करूंगा तो उसमें क्या करेंगे, आप लोग चाहें तो नोटबुक और पेन लेके बैठें और जितने भी मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहले तो हम एक छोटी से फिर से परिभाषा बता देते हैं एक बार पॉलिटी की। ठीक है, राज्य व्यवस्था की। ठीक है, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो राज्य बनाए जाते हैं और दिशा निर्देश बनाए जाते हैं उसको कहते हैं हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या होता है। ठीक है, राज्य व्यवस्था बता दिया था मैंने, अब हम बताते हैं राजनीति विज्ञान क्या होता है, जिसे पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम दिशा निर्देश बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, उनका हम अध्ययन कहाँ करते हैं, राजनीति विज्ञान में करते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया मगर इसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी दिशा निर्देश हम बनाते हैं उसको जहाँ हम अध्ययन करते हैं वो हम किस में करते हैं, राजनीति विज्ञान में करते हैं। तो हम आपको बताते हैं राजनीति विज्ञान का जो इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान में सबसे पहले एक प्रथम दार्शनिक थे सुकरात जी। ठीक है, ये आप लिख लेते हैं, नोट पॉइंट पे लिख सकते हैं, नोटबुक में। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुकरात आए थे वो प्रथम दार्शनिक थे। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि प्रथम दार्शनिक कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुकरात जी थे वो सबसे पहले आए थे, तो उन्होंने सब चीज़ों को जाना था, मतलब जितने भी राज्य को चलाने के लिए जो भी दिशा निर्देश थे इन सबको जाना। और फिर उन्होंने जो बात कही उसको क्या हुआ, उसके बाद जो उनके शिष्य थे तो वो प्लेटो, तो उन्होंने क्या करा, प्लेटो ने क्या करा, द रिपब्लिक बुक उन्होंने जो बनाई थी उसमें कुछ उन्होंने लिखे। ठीक है, प्लेटो ने। फिर उस जो प्लेटो के शिष्य रहे कौन, अरस्तु। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो प्लेटो ने बताया उन्होंने एक उसी मतलब एक किताब से उन्होंने द पॉलिटिक्स किताब लिखी। ठीक है, द पॉलिटिक्स किताब लिखी जिसमें उन्होंने सभी दिशा निर्देशों को बताया। ठीक है, और तभी से अरस्तु को क्या, फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहने लगे। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु जी को कहने लगे थे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले सुकरात आए थे जो मतलब प्रथम दार्शनिक थे। ठीक है, उसके बाद कौन आया था, प्लेटो आए थे। उसके बाद मतलब ये रेगुलर शिष्य बनते गए। जैसे सुकरात के शिष्य कौन रहे, प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन रहे, अरस्तु। और जो अरस्तु के शिष्य थे वो सिकंदर थे। ठीक है, अब हम आप ये आपको क्रम नोट कर लेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक बार एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्रम भी आया था बताने को। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सुकरात थे वो प्रथम दार्शनिक थे, और उसके बाद जो प्लेटो आए थे तो इन्होंने क्या करा था, प्लेटो ने जो जो बातें कही थी उन्होंने मतलब उसको गहनता से अध्ययन किया था। ठीक है, जब प्लेटो ने गहनता से अध्ययन किया था तभी उन्होंने एक बुक लिखी थी, द रिपब्लिक। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा भी जा सकता है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, प्लेटो थे। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्लेटो ने ही एक क्या था, यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय उसका था द एकेडमी, उन्होंने उसकी स्थापना की थी यूरोप में। ठीक है, यूरोप में कहाँ पे, एथेंस में। तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की। ठीक है, तो ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अरस्तु के बारे में बताते हैं। तो अरस्तु ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ उसमें बताया गया था, ए टू जेड उसमें पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया था, कैसी राजनीति होती है। जब इन्होंने ये बुक लिख ली तभी से इनको क्या कहना जाने लगा, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसके बाद सिकंदर आए थे। तो ये रहा हमारा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास कि सबसे पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु और फिर सिकंदर आए थे। ठीक है, अब हम आपको फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं कि जब पहली बार एक ब्रिटिश नागरिक 1599 में जो भारत आया था उसका नाम क्या था, जॉन मिंडेल हॉल था। ठीक है, जो क्या था, प्रथम अंग्रेज था जो भारत आया था पहली बार। ठीक है, तो जब ये आया तब इसने यहाँ पे ये देखा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे भारत में हो रहा है। तब इन्होंने ये देखा कि भारत में व्यापार किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, फिर ये कहाँ गए, ब्रिटेन गए। जब ये ब्रिटेन वापस गए तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले ये मतलब एक इन्होंने ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का क्या नाम था, मर्चेंट एडवेंचर्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप फिर से सुन लीजिए। उस ग्रुप का क्या नाम था, मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब जैसे उन्होंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि मतलब उन्होंने क्या करा, एक मीटिंग की जिसमें कौन थी, ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ फर्स्ट से इन्होंने मतलब कहा कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। तो जब इन्होंने भारत में व्यापार करना था तो एलिजाबेथ भी इनके समूह के साथ तैयार हो गई थी, और उन्होंने एक अधिकार पत्र पे क्या कर रहा था, एक अधिकार पत्र पे उन्होंने 15 वर्ष के व्यापार का अधिकार दे दिया था भारत में करने के लिए। तो वो डेट क्या थी, हम एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं डेट को, 31 दिसंबर सन 1600 को। ठीक है, उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया था। ठीक है,
ठीक है। अब मतलब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पहले व्यक्ति 1599 कौन थे? जॉन मिंडेल हॉल थे, जो प्रथम अंग्रेज भारत में आया था। ठीक है। उन्होंने क्या किया था? एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप का क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचर्स। मैं आपको स्लो मोशन में बोल देता हूँ एक बार, मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है। ये आपको ग्रुप का नाम याद रखना है, क्योंकि कई कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। फिर उन्होंने मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप बनाया था। उन्होंने क्या करा? महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने मतलब एक अधिकार पत्र पे उन्होंने मतलब कहा कि हम व्यापार करना चाह रहे हैं, तो उन्हें एक अधिकार पत्र 15 वर्ष के लिए व्यापार शुरू कर दिया था। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो जो मतलब एज ये 15 वर्ष के लिए तो व्यापार कर दिया था। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि 1609 में क्या हुआ था? 15 वर्ष व्यापार करा, मगर इन्होंने सिर्फ 15 वर्ष के लिए ही कहा था। और फिर आगे कैसे बढ़ा व्यापार? तो क्या करा था कि 1609 में एक आए थे जेम्स प्रथम। उन्होंने क्या करा था? ये व्यापार मतलब कि अब वो अनिश्चित काल के लिए भारत में व्यापार करती सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? तो आपको अब मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि उस टाइम भी 3 जो मुख्य क्षेत्र थे जो प्रेसिडेंसी थी, जैसे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है। तो मतलब सबसे पहले उन्होंने कहाँ व्यापार शुरू करा था? जैसे बंगाल में व्यापार शुरू करा था। बंगाल सबसे ज़्यादा मतलब पैसे में अच्छा खासा राज्य था बंगाल, मतलब तो कलकत्ता में बंगाल में शुरुआत करी थी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखो, बंगाल में सबसे पहले जो नवाब था वो कौन था? मुर्शीद कुली खां था। ठीक है। तो सबसे पहले नवाब था वो कौन था? मुर्शीद कुली खां था। ठीक है। तो सबसे पहले ये मुगल शासन काल में ही मतलब कंपनी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गई थी मुगल शासन। और उस समय जो वहाँ पे शासक थे वो कौन थे? अकबर थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था? अब जैसे क्या होता है कि 1707 में तो औरंगजेब की डेथ हो गई थी। ठीक है। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। तो फिर उन्होंने क्या करा कि जैसे अब इन्होंने व्यापार करना चाहिए था, तो क्या हुआ कि व्यापार करते रहे। तो कुछ नवाब उस समय के मतलब बंगाल का नवाब ही सब कुछ करता था। ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आगे चला। ठीक है। एक आपने सुना होगा कि एक थे अलीवर्दी खां और एक सरफराज थे। ये क्या था कि जो सरफराज थे वो बंगाल के नवाब रह चुके थे मुर्शीद कुली खां के बाद, और भी कई नवाब थे। तो ये सरफराज जो थे वो मतलब बंगाल के नवाब रह चुके थे, और फिर उनका सेनापति कौन था? एक अलीवर्दी खां। तो इनमें एक युद्ध हुआ था। इसको वो ये युद्ध हुआ था 1740 में, जिसको हम घेरिया का युद्ध कहते हैं। ठीक है। जब घेरिया का युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ था कि सरफराज की हार हुई थी हैं, और अलीवर्दी खां जीत गया था। तो उस टाइम अली वर्दी खान ने एक वाक्य कहा था, जो वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है कि अंग्रेज मधुमक्खी छत्ते के समान है। अगर आप इनसे मतलब प्रेम से व्यवहार करोगे तो ये शहद देंगे, और इन्हें अगर छेड़ोगे तो ये काटेंगे। ठीक है। तो ये भी वाक्य ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद कौन रहा था मतलब बंगाल का नवाब। उसके बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला रहा था। ठीक है। जो इसने क्या करा था? जो 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण किया था। ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था? कलकत्ता में एक क्या था? फोर्ट विलियम जगह थी। ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि एक जो फोर्ट विलियम जगह थी, तो वहां पे क्या हुआ था कि इन्होंने एक, जैसे आपको पता होगा काल कोठरी कांड बोलते हैं, जिसको काल कोठरी घटना बोलते हैं। तो उसमें क्या था कि 146 लोगों को इन्होंने क्या हुआ था? बंद कमरे में मतलब कमरे में बंद कर दिया था। ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि और इनके घुटने से ऊपर पानी भर दिया था। तो उसमें क्या होता है? 123 लोगों की डेथ हो गई थी, और सिर्फ 23 ही जीवित रह गए थे। उसमें से एक व्यक्ति था हॉलवेल। ठीक है। जो जीवित रह गया था, जिसने ये घटना वहां पे मतलब सुनाई थी। कहाँ? ब्रिटिश संसद में। ये सब घटना उन्होंने ब्रिटिश संसद में बताई, और इसी ही घटना को क्या कहते हैं? काल कोठरी घटना कहते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ? अब हम आपको ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ? 1757 में बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव आए। ठीक है। और उसमें क्या हुआ था? उस टाइम 1757 में ही एक युद्ध हुआ था, आपको बहुत याद होगा, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, जैसे एग्जाम में बहुत आता है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है। जो किस किस के बीच हुआ था? क्लाइव के बीच हुआ था। और इधर कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर और राय दुर्लभ। जो सिराजुद्दौला के जो ये था मीर जाफर थे, ये सेनापति रहे थे। ठीक है। जो सेनापति रहे थे वो कौन थे? मीर जाफर थे। और जो राय दुर्लभ था वो कौन था? मंत्री था। तो इसमें क्या होता है कि ये पहला युद्ध था जिसमें मतलब बहुत ही जल्दी ही सिमट गया था ये युद्ध। बोलो तो सिर्फ ये युद्ध 1.5 या 2 घंटे ही चला था, और जिसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी, और रॉबर्ट क्लाइव थे वो जीत गए थे। ठीक है। मतलब इस युद्ध में ये जीत गए। अब जैसे प्लासी के युद्ध में, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें किन किन के बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है। और उसमें सेनापति कौन रहे थे? मीर जाफर रहे थे। इन्होंने क्यों ऐसा करा? इन्होंने मीर जाफर को मतलब क्या करा था कि मीर जाफर से इन्होंने क्या ली? संधि कर ली थी। मतलब ये लोग मिल गए थे रॉबर्ट क्लाइव से, मीर जाफर और राय दुर्लभ। तो इन्होंने क्या करा था कि
इसमें धोखे से मतलब जो वो थे सिराजुद्दौला, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये उन्होंने ये कहा था कि हम मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे, तो इसलिए क्या करा था, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, मीर जाफर के बाद मीर जाफर का 3 साल के लिए बंगाल का नवाब बना दिए, उसके बाद मीर कासिम बने। तो फिर मीर कासिम क्या था, मीर कासिम बहुत धाकड़ थे, तो उन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी। तो उसके बाद क्या करा, फिर से उन्होंने क्या इसको मीर जाफर को बना दिया था, क्या बना दिया था, मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया था 1763 से 1765 तक। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे एक आपको पता होगा बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी टाइम क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। और पता है क्यों ऐसा क्यों होता है, युद्ध क्यों हो रहे थे, क्योंकि मतलब यह था कि जो मतलब जैसे रॉबर्ट क्लाइव थे, इनके अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। इन्होंने क्या करा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की लाभांश दर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, और जिससे क्या हो रहा था कि बंगाल में क्या हो रहा था कि पैसों की बहुत कमी होती जा रही थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, बक्सर का एक युद्ध हुआ था 1764 में, जो कई एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 1764 का युद्ध था बक्सर का युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ था, तो मीर जाफर के बीच हुआ था। और जो मुगल सम्राट कौन थे, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट के जैसे मतलब पतन होता गया था, तो मुगल सम्राट के बचे थे अंत में शाह आलम द्वितीय। और अवध के नवाब कौन होते थे, शाहुजुद्दौला। ठीक है, जिनके बीच क्या हुआ था, ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे इस युद्ध का। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही इलाहाबाद की एक संधि होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी कई एग्जाम में आती है। इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई थी, तो एक हुई थी मुगल सम्राट वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और एक हुई थी अवध के नवाब और क्लाइव के बीच, रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसमें क्या हुआ था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। अब दीवानी मिलने का मतलब क्या है कि बंगाल मतलब क्या हो गया कि बंगाल से टैक्स, मतलब टैक्स कौन लेगा, अंग्रेज लोग लेंगे। ठीक है, और उसी टाइम क्या होगा, और जितना ही प्रशासन है वो नवाब संभालेंगे, और जो टैक्स लेंगे वो अंग्रेज लोग लेंगे। ठीक है, जो टैक्स लेते हैं वो अंग्रेज लोग लेंगे, और जो प्रशासन होगा वो नवाब संभालेंगे। और उसी टाइम क्या हुआ था कि द्वैत शासन ही अंग्रेजों ने लागू कर दिया था। द्वैत शासन के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। उसमें क्या होता है कि जैसे एक प्रत्यक्ष कर दिया जा रहा था कंपनी की तरफ से, एक स्थानीय शासक द्वारा मिल रहा था कर। और स्थानीय शासक किसको बना दिया था, राय दुर्लभ का, जो कि क्या था कि उन्हीं का एक प्रकार का व्यक्ति था। ठीक है, और इसमें से भी क्या था, जो राय दुर्लभ को स्थानीय शासक के रूप में जो कर दिया उस टाइम दिया जा रहा था उस टाइम पे, उसमें से भी 81% किसको देना है, कंपनी को ही देना है। 81% जो कर था कंपनी को ही देना था। एक समय आता है जिसको हम लोग बहुत ही जानते हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि 1765 से 1772 ये ऐसा समय रहा है जो भारत की लूट रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बंगाल पूरी रूप से दिवालिया घोषित हो जाता है, मतलब बंगाल में कुछ नहीं बचता, और ये टैक्स की दर इतनी बढ़ाते रहते हैं जिससे कि कई लोग वहां पे टैक्स नहीं दे पाते हैं। जब 1772 का टाइम आता है, और 1765 से 1772 का टाइम क्या है, रॉबर्ट भारत की लूट का टाइम है। ठीक है, 1765 से 1772 तक का जो समय कहलाते हैं वो भारत की लूट कहलाती है। और 1770 में क्या हुआ था कि बंगाल में पूरा दिवालिया घोषित हो गया था बंगाल, क्योंकि वहां पे पैसों की बहुत कमी हो गई थी। क्यों ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही अधिक से अधिक कर लेना स्टार्ट कर दिया था। कर मतलब टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था बहुत ज़्यादा रूप में। और इसमें क्या हुआ था, तो फिर क्या हुआ कि 1772 में जब मतलब बंगाल में पैसा नहीं बचा, तो क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दिवालिया घोषित होने वाली थी, दिवालिया घोषित होने वाली थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव फिर से कहाँ गए, ब्रिटेन गए 1772 में। जो 1772 में रॉबर्ट क्लाइव था वो ब्रिटेन गए, और फिर क्या हुआ था कि जब वो ब्रिटेन गए तो वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश संसद ने उनसे बहुत ही मतलब सवाल किए, और उन्हें मतलब बहुत ही लताड़ा गया, जिससे क्या वो आहत होके उन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ठीक है, जो अब ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि पहले ऐसे कौन से जो गवर्नर थे जिन्होंने आत्महत्या की। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ही थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अब क्या हुआ 1772 में, अब आपको पता है कि जो ये आपके मतलब जो वॉरेन हेस्टिंग थे, तो ये क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और लास्ट गवर्नर कौन थे, इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था। पहले गवर्नर को 1772 में ही क्या हुआ था कि गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और जब फर्स्ट गवर्नर जनरल तो बन गए थे वॉरेन हेस्टिंग, और लास्ट भी कौन थे, यही थे 1700 लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन रहे, वॉरेन हेस्टिंग रहे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ये आपको पॉइंट याद कर लेना है कि मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन रहा है, वो भी वॉरेन हेस्टिंग रहे।
गवर्नर जनरल और गवर्नर में फ़र्क आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि क्या होता है कि फर्स्ट जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब क्या होता है, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने दो काम किए थे। वॉरेन हेस्टिंग जैसे ही भारत आए, इन्होंने दो दो काम किए। जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की स्थापना की थी, उन्होंने इसको क्या करा, रद्द कर दिया था कि द्वैत शासन नहीं लागू रहेगा बंगाल में, ठीक है। सबसे पहला कार्य ये था। दूसरा कार्य ये रहा है कि इन्होंने क्या करा था, कलेक्टर पद का सृजित किया था। कलेक्टर पद इन्होंने यहाँ पे क्या सृजन किया था कलेक्टर पद का, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें अलग से, ठीक है। आपको पता होगी कि अब हम आपको बता रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले ये एक्ट पता क्यों बने हैं, क्योंकि क्या बने कि इन्होंने इन्होंने बहुत से ऐसे कानून बनाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ब्रिटिश संसद को नहीं पता था। इन्हीं सबको कानूनों को हटाने के लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाए। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने युद्ध भी हुए जिससे जो ब्रिटिश संसद को नहीं पता थे। जब बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ऐसे युद्ध हुए थे जो ब्रिटिश संसद को नहीं पता थे। तो इन्होंने क्या करा फिर, अब इसीलिए ब्रिटिश संसद ने एक नया नियम बनाया कि आप व्यापार करेंगे और हम ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख करेंगे। मतलब क्या है कि आप वहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इसीलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित होते रहे समय समय पे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 1773 वाला रेगुलेटिंग आप मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश संसद द्वारा जो सबसे पहला यही था कि ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भारत में प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मतलब मान्यता दी गई। भारत में प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई थी इसी एक्ट के तहत कि आप वहाँ पे राजनीतिक भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर एक बात आपको याद रखनी है कि ब्रिटेन में एक संविधान में ये लिखा है कि आप भी किसी देश में जाके व्यापार कर सकते हैं, मगर वहाँ पर हम भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते। मतलब वहाँ पे हम भूमि नहीं खरीद सकते, किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। यही सब बातें थी जो रॉबर्ट क्लाइव के विरोध में थी, ठीक है। उन्होंने क्या करा था कि भारत में पूरा राज्य शासन करना चाहा था, ठीक है। इसीलिए उन्हें 1772 में वापस बुलाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। इसीलिए उन्होंने बहुत ही उन्हें मतलब आहत हुआ था, उन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा बहुत ही बुरा कहा गया था और फिर इन्होंने मतलब उसी में आके आत्महत्या भी कर ली थी, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होगा कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत एक 1774 में कलकत्ता के न्यायालय खोला गया था, ठीक है। जिसमें एक थे मतलब न्यायाधीश बनाया गया था, एक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 न्यायाधीश रह चुके थे, ठीक है। और ये क्या था कि जो गवर्नर जनरल, देखो अगर कोई भी नया नियम बनाना होता था तो गवर्नर जनरल की एक 4% कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, ठीक है। किसकी, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, ठीक है। तो उसमें 4 सदस्य में कौन था, एक फिलिप फ्रांसीसी थे, एक बॉरवेल थे, एक क्लेवरिंग थे, एक मानसन थे, ठीक है। कौन कौन से थे, एक फिलिप फ्रांसीसी थे, एक बॉरवेल थे, एक मानसन थे, एक क्लेवरिंग थे, ठीक है। ये चारों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में समय समय पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन चारों की सहायता के लिए अब जैसे कोई भी नया कानून या लाना होता था तो इनका क्या करते कि 2 लोग वोट देते थे एक तरफ, 2 लोग एक तरफ, और फिर उसमें निर्णायक मत किसका होता था, गवर्नर जनरल का होता था, ठीक है। ये सब बातें जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने रिकॉल करने के लिए ये सेशन लिया था इसीलिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि अगर जैसे कोई भी नया नियम लगाना है तो गवर्नर जनरल की सहायता से लगाया जाता था। और क्या गवर्नर जनरल उसको कहाँ पेश करता था, न्यायालय में पेश करते थे। अब जैसे कोई भी नया नियम बनाना है तो 2 वोट एक तरफ रहते थे, 2 वोट एक तरफ, तो निर्णायक मत किसका होता था, गवर्नर जनरल का होता था, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, एलिजा इम्पे। उनका क्या नाम था, एलिजा इम्पे था। और जो 3 उनके सहायक थे, वो कौन थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लेमिस्टर, ठीक है। जो इनके 3 क्या थे, न्यायाधीश थे और एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश था। अब जैसे कोई भी नया नियम या कानून बनाना होता था तो गवर्नर जनरल किसके सामने पेश होता था, सुप्रीम कोर्ट में पास होता था, जो कहाँ पे थी, कलकत्ता में थी, ठीक है। और कलकत्ता में भी किस जगह पे थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। कलकत्ता में किस जगह पे थी, कलकत्ता में फोर्ट विलियम में थी। और फोर्ट विलियम में कौन सी दुर्घटना हुई थी, आपको ये भी पता होगा। फोर्ट विलियम में क्या हुआ था, काल कोठरी घटना हुई थी। ये सभी बातें आप रिकॉल करना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक नोटबुक लेके बैठें और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको नोट करें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि न्यायाधीश एक थे जिनका था एलिजा इम्पे नाम था, मुख्य न्यायाधीश, और 3 न्यायाधीश रहे थे, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, लॉर्ड हाइड,
लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लेमिस्टर। ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, जो क्या देख रेख के लिए लगाया गया था। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निदेशक मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम निदेशक मंडल बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? 24 थी। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24 थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो आगे हमने इन सबसे क्वेश्चन जो रिकॉर्ड मतलब बनाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे जितनी भी हमने मैंने बातें बताई हैं वो सभी महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट कर लीजिए। वीडियो को एक बार या दो बार देखिए और नोट जरूर कर लीजिए, और फिर नोटबुक से रिकॉल करते रहिए समय समय पर। जितनी भी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए आप उनको नोट जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को एक या दो बार जरूर देखिए। दो बार देखने से क्या होता है कि सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट इसमें मतलब जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई? तो जो हमारे सबसे पहले पता है, जो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 को जो किया था, तो वो किसके एक्ट के तहत था? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। सबसे पहले क्या रहा था, महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष के लिए जो व्यापार करने के लिए घोषणा की थी, तो वो किस एक्ट के तहत की थी? 1600। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार की आज्ञा दी थी? मतलब उस टाइम किसकी अध्यक्षता में, मतलब उन्होंने देश मतलब व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों में, भारत में पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए आज्ञा दी थी। अध्यक्षता उसमें किस टाइम थी, किसकी थी? तो वो लॉर्ड मेयर थे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ था? जो 1773 है उसी के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ था। उससे पहले क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल का पद सृजित हो गया था। आपको मैंने बताया था कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल वो कौन थे? वो भी वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकता से गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को मुक्त कर दिया गया था? किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को मुक्त कर दिया गया था? तो ये क्या था? सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट। सन 1700 में क्या आया था, एक मतलब ये एक्ट क्यों आया है, जो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जितनी भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए अगला एक्ट आया था सन 1781 का सेटलमेंट एक्ट द्वारा। इन मतलब जितनी भी अगर कुछ भी कमी होती है या जितनी भी मतलब उनमें मतलब जो कमियां निकलती हैं उनको दूर करने के लिए हम समय समय पर एक्ट पारित किए गए थे। ठीक है, तो किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से गवर्नर इन जनरल काउंसिलिंग को मुक्त कर दिया गया था? तो सन 1781 सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था? मतलब किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, जो 1784 में था वो आया था। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था? तो वो क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। अब आगे हम पढ़ते हैं, कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार की पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुई थी? कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार की पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुई थी? तो जो क्या था, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके द्वारा मतलब कंपनी पर पहली बार नियंत्रण किया गया था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी? इसमें से एक सदस्य प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था। ठीक है, तो क्या मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल की जो सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी? तो पहले स्टार्टिंग में 4 थे, फिर उनको किस एक्ट के द्वारा 4 से 3 कर दिया गया था, मतलब एक सदस्य की संख्या कम कर दी गई थी। तो वो कौन सा एक्ट था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और होता है, किस एक्ट द्वारा भारतीय की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपलब्ध किया गया था? मतलब किस एक्ट द्वारा जो भारत की शिक्षा थी उस पर हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। इसमें ऐसा हुआ था कि भारत की शिक्षा को मतलब बढ़ोतरी देने के लिए और व्यवस्था को सुधार करने के लिए इन्होंने 1813 का जो एक्ट आया था उसमें क्या किया था कि हम 1 लाख रुपए भारत की शिक्षा पर लगाएंगे। ठीक है,
ऐसा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को किस एक्ट के द्वारा जारी रखा गया था? चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को किस एक्ट के द्वारा रखा गया था? तो वो भी क्या हुआ था? 1813 एक्ट के द्वारा रखा गया था। ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई थी? भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई थी? तो ये था, कौन सा हमारा एक्ट था? 1813। ठीक है। तो हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। ऐसे ही क्या करते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम और भी आगे आपके लोग के लिए लाएंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप समय समय पे 1-2 बार देखते रहें। ठीक है। और आगे भी हम वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। धन्यवाद।